जय हिंद, नमस्ते। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, जो कि पिछले 2-3 दिनों से क्लासेस नहीं हो रही थी। तो ये है 15 नवंबर का करंट अफेयर्स, जो कि परीक्षा के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने एकीकृत लोकपाल योजना लॉन्च की है। वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं की शिकायत निवारण प्रक्रिया से ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की थी। पीएम ने आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी लॉन्च की है। लोकपाल क्या है? ये एक सरकारी अधिकारी होता है जो सार्वजनिक संगठनों के खिलाफ आम लोगों द्वारा की गई शिकायतों का समाधान करता है। ये क्या करता है? लोकपाल एक जो भी व्यक्ति की शिकायत होती है उसका समाधान करता है। लोकपाल किसी सेवा या प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए विधायिका द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है। लोकपाल एक अधिकारी होता है जो कि विधायिका द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में शिकायतों के माध्यम से लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। अब लोकपाल की नियुक्ति किन किन क्षेत्रों में की जाती है? बीमा लोकपाल, आयकर लोकपाल और बैंकिंग लोकपाल। एकीकृत लोकपाल योजना क्या है? एकीकृत लोकपाल योजना यह है आरबीआई की 3 लोकपाल योजनाओं, वर्ष 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, वर्ष 2018 की एनबीएफसीएस के लिए लोकपाल योजना और वर्ष 2019 की डिजिटल लेनदेन की लोकपाल योजना को समाहित करता है। एकीकृत लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित संस्थान जैसे बैंक, एनबीएफसी जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और प्रीपेड इंस्टीट्यूट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण प्रदान करेगी। अगर शिकायत का समाधान ग्राहक की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या विनियमित इकाई द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है, इसमें गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल है। इसमें एक बैंक ये भी शामिल है, गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल है, जिसकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। ये योजना आरबीआई लोकपाल तंत्र के क्षेत्र अधिकार को तटस्थ बनाकर एक राष्ट्र एक लोकपाल दृष्टि अपनाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक राष्ट्र एक लोकपाल दृष्टि जो अपनाती है वो क्या है और कौन सा तंत्र है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी लोकपाल की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली लोकपाल योजना वर्ष 1990 के दशक में शुरू की गई थी। इस प्रणाली को हमेशा उपभोक्ताओं द्वारा एक मुद्दे के रूप में देखा जाता था। इसकी प्राथमिक चिंताओं में से एक रखरखाव योग्य आधारों की कमी थी, जिस पर उपभोक्ता लोकपाल एक विनियमित इकाई के कार्यों को चुनौती दे सकता था या तकनीकी आधार पर शिकायत को अस्वीकार कर सकता था, जिसके परिणाम स्वरूप निवारण के लिए विस्तारित समय सीमा के अलावा उपभोक्ता न्यायालय को वरीयता दी गई। सिस्टम को एकीकृत करने तथा शिकायतों के आधार पर विस्तार करने के कदम से उपभोक्ताओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जाने की उम्मीद है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कुछ। यह योजना अपवर्जनों की निर्दिष्ट सूची के साथ शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में सेवा में कमी को परिभाषित करती है। अगर कोई सेवा में कोई कमी होती है, उस चीज़ की शिकायत आप बैंक में कर सकते हैं, उसी चीज़ को ये परिभाषित करती है। अतः शिकायतों को अब केवल योजना में सूचीबद्ध आधारों के अंतर्गत शामिल नहीं होने के कारण खारिज नहीं किया जाएगा। यह योजना क्षेत्र अधिकार तटस्थ है और किसी भी भाषा में शिकायतों के प्रारंभिक निपटान के लिए चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत रिसीप्ट और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है। आरबीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के इस्तेमाल के लिए एक प्रावधान किया था ताकि बैंक और जांच एजेंसियां तीव्रता के साथ बेहतर तरीके से समन्वय कर सकें। बैंक ग्राहक शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने, वर्तमान स्थिति को ट्रैक करने और एक ईमेल के माध्यम से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे। इसके लिए एक बहुभाषी टोल फ्री भी होगा जो शिकायत
निवारण संबंधी सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा। विनियमित संस्था को उन मामलों में अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा जहां लोकपाल द्वारा उसके विरुद्ध संतोषजनक और समय पर जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया गया हो। दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बारे में क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे भारत में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया है, जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 733 जिलों में 1.23 लाख स्कूलों के लगभग 38 लाख छात्रों का आकलन किया है। यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 38 लाख छात्रों का आकलन किया गया है। और सर्वेक्षण को आखिरी बार कब किया गया था? सर्वेक्षण को आखिरी बार वर्ष 2017 में किया गया था और वर्ष 2020 में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इस वर्ष 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। यानी कि 2017 में पहली बार किया गया था और कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। प्रारंभिक बिंदु, ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण ये शिक्षा प्रणाली के सीखने के परिणाम और स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। ये पूरे भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी नमूना आधारित शिक्षा सर्वेक्षण, यानी ये भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी नमूना आधारित शिक्षा सर्वेक्षण है। ये सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो किया जाता है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये सर्वेक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के लिए एक मूल्यांकन ढांचा और उपकरण तैयार किए हैं। ये स्कूली शिक्षा की प्रभावशीलता पर एक प्रणाली स्तरीय प्रतिबिंब प्रदान करता है। यह प्रासंगिक पृष्ठभूमि के कारणों जैसे स्कूल वातावरण, शिक्षण प्रक्रिया, छात्रों के परिवार एवं वातावरण के बारे में जानकारी बताता है और एकत्रित भी करता है। यह भारत के सरकारी स्कूलों जैसे राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा निजी स्कूलों सहित स्कूल के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करता है, यानी सभी स्कूलों के स्पेक्ट्रम को ये कवर करता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के सीखने की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु नीति नियोजन, योजना निर्माण व सीखने सिखाने की प्रक्रिया के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार किया जाना। इसका महत्व क्या है? ये कोविड-19 महामारी के दौरान सीखने में उत्पन्न रुकावट और छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का आकलन करने में मदद करेगा, जो बदले में उपचारात्मक उपायों को बढ़ावा देगा। यानी जो सीखने में कमज़ोर हैं उन छात्रों के लिए मदद करेगा। सर्वेक्षण के निष्कर्ष छात्रों के सामाजिक और भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्रों में स्कूलों के बंद होने का छात्रों की शिक्षा पर असर का मूल्यांकन है। जो स्कूल बंद हुए थे कोविड में, उन पर छात्रों पर कितना असर हुआ है उसका मूल्यांकन करेगा और लॉकडाउन से पहले के बाद की शिक्षा की व्यवस्था के आकलन करने में मदद करेगा। ये छात्रों के सीखने के अंतराल का समाधान करते शिक्षा नीतियों, सिखाने तथा शिक्षण संस्थाओं को भी तैयार करने में मदद करेगा। सर्वेक्षण के निष्कर्ष एवं नैदानिक रिपोर्ट्स के माध्यम से शिक्षकों, राष्ट्र के विस्तार में शामिल अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण में मदद करेगा। अब आता है भारत में शिक्षा। संवैधानिक प्रावधान देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39(1) में राज्य द्वारा वित्त पोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को अनुच्छेद 21
के तहत प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया गया। अब संबंधित कानून देखें तो संबंधित कानून है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य ये है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना, और ये समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण को भी अनिवार्य करता है। अब आता है क्रिप्टो करेंसी। अल सल्वाडोर भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। तो इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की गई। क्रिप्टो बाजार की अनियमित प्रकृति का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री द्वारा प्रगतिशील और दूरदर्शी कदम उठाने का आह्वान किया गया है। फिलहाल में देखें तो फिलहाल भारत में क्रिप्टो करेंसी कोई कानूनी विधान नहीं है, यानी कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्रिप्टो करेंसी का अभी तक तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, कानूनी विधान नहीं है। भारत में क्रिप्टो करेंसी अभी भी अवैध नहीं है। दूसरा ये है कि भारत में अभी भी अवैध नहीं है, क्रिप्टो करेंसी अवैध नहीं है। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की क्रिप्टो करेंसी के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया था जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया था। चीन ने अपने यहाँ क्रिप्टो करेंसी में सभी लेन देन की अवैध घोषित कर प्रभावी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा प्रदान कर दी है। प्रमुख बिंदु और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लाभ और इस बारे में देखते हैं कि तीव्र और सस्ते लेन देन। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को निष्पादित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करना सस्ता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन को उनके गंतव्य तक पहुंचाने से पहले बिचौलियों की श्रृंखला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। निवेश गंतव्य क्रिप्टो करेंसी का आपूर्ति सीमित है, यानी क्रिप्टो करेंसी की जो आपूर्ति है ना वो सीमित है और आंशिक रूप से सोने की तरह अच्छा। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अन्य वित्तीय साधनों की तुलना में क्रिप्टो करेंसी की कीमत तेज़ी से बढ़ी, यानी कि पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो करेंसी की जो कीमत है ना उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण लोगों का झुकाव क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का अधिक देखा जाता है, यानी पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो करेंसी में निवेश ज़्यादा कर रहे हैं। मुद्रास्फीति विरोधी मुद्रा, यानी क्रिप्टो करेंसी की उच्च मांग के कारण इसकी कीमतें काफ़ी हद तक बुद्धिमान प्रक्षेपवक्र द्वारा निर्धारित होती हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी की जो कीमतें होती हैं वो बुद्धिमान प्रक्षेपवक्र द्वारा निर्धारित होती है और इस परिदृश्य में लोग इसके खर्च करने की तुलना में अपने पास रखना पसंद करते हैं। इससे मुद्रा व अपस्फीतिकारी प्रभाव उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है? अपस्फीतिवाद कार प्रभावी होता है। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित चिंताएं, यानी कि इसमें क्या है कि विज्ञापन की अत्यधिक संख्या, यानी कि प्रायः क्रिप्टो बाजार में त्वरित लाभ उठाने के तरीके के रूप में देखा जाता है और इसके कारण लोगों को इस बाजार में सट्टा लगाने के लिए लुभाने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विज्ञापनों का व्यापक संख्या में प्रयोग किया। आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी की जो ऐड चलते हैं यूट्यूब पर हुए कि आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए, ये काफ़ी तरह के ये ऐड करते हैं क्योंकि लोगों को लुभाने के लिए। हालांकि चिंता ये है कि इस प्रकार के विज्ञापनों की अत्यधिक संख्या और इसमें मौजूद गैर पारदर्शिता के माध्यम से युवाओं को गुमराह करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि इसमें युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। काउंट प्रोडक्टिव उत्पाद, इसके परिणाम स्वरूप अनियमित क्रिप्टो बाजार मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के मार्ग का निर्माण कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी बेहद अस्थिर है, यानी ये स्थिर नहीं है बल्कि अस्थिर है। बिटकॉइन $40,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर $65,000 अमेरिकी डॉलर
के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि अभी इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता। क्रिप्टो एक्सचेंज के एक समूह के अनुसार करोड़ों भारतीयों ने क्रिप्टो संपत्ति में कम से कम 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इस अनियमित परिसंपत्ति वर्ग में भारतीय खुदरा निवेशकों के लिए निवेश जोखिम की सीमा व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए एक जोखिम है। अब आता है कि UNHCR शरणार्थी सम्मेलन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो वर्ष 2021 के आरंभिक 6 माह यानी कि शुरुआती के 6 महीने में संघर्ष और हिंसा के कारण 33 देशों में लगभग 51 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे। संघर्ष, कोविड-19, गरीबी, खाद्य असुरक्षा और जलवायु आपातकाल के संयोजन ने विस्थापितों की मानवीय दुर्दशा को बढ़ा दिया, जिनमें से अधिकांश विकासशील क्षेत्रों में रहते हैं। अफ्रीका वह क्षेत्र है जो विस्थापित व्यक्तियों की संख्या के मामले में सबसे अधिक संवेदनशील है। सबसे अधिक संवेदनशील कौन सा है? अफ्रीका। आंतरिक विस्थापन का अर्थ क्या है? आंतरिक विस्थापन का अर्थ होता है कि आंतरिक विस्थापन उन लोगों की स्थिति का वर्णन करता है जिन्हें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया हो, लेकिन उन्हें अपना देश नहीं छोड़ा। यानी घर छोड़ने के लिए मजबूर तो किया गया है, लेकिन उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा है। विस्थापन के कारक ये हैं कि प्रत्येक वर्ष लाखों लोग संघर्ष, हिंसा, विकास परियोजनाओं, आपदाओं और जलवायु परिवर्तनों के संदर्भ में अपने घरों या निवास स्थानों को छोड़कर अपने देशों की सीमाओं के भीतर विस्थापित हो जाते हैं। घटक आंतरिक विस्थापन दो घटकों पर आधारित है। यदि लोगों का विस्थापन जबरदस्ती या अनैच्छिक है। दूसरा, यदि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राज्य की सीमाओं के भीतर रहता है। शरणार्थियों से ये अंतर है कि वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार शरणार्थी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर अत्याचार किया गया है और अपने मूल देश को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। यानी शरणार्थी क्या होता है? शरणार्थी वो होता है जिस पर अत्याचार किया गया हो और उस अत्याचार के कारण उसने अपने देश को छोड़ा हो। शरणार्थी माने जाने की एक पूर्व शर्त यह है कि वह व्यक्ति एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करता है, यानी कि अपने देश को छोड़ देता है। शरणार्थी के विपरीत आंतरिक रूप से विस्थापित लोग किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षा और सहायता पर वैश्विक नेतृत्व के रूप में किसी एक एजेंसी संगठन की नामित नहीं किया गया। हालांकि आंतरिक विस्थापन का संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों जैसे IDP को शारीरिक शोध, चिंताएं और शोधन, यौन या लिंग आधारित हिंसा का खतरा बना रहता है और वे परिवार के सदस्यों से अलग होने का जोखिम उठाते हैं। वे प्रायः पर्याप्त आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहते हैं और अक्सर अपनी संपत्ति, भूमि या आजीविका तक अपनी स्थापित पहुंच को खो देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गैर संचारी रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन टाइप 1 या टाइप 2 मधुमेह, ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2045 तक अफ्रीका में मधुमेह के मामलों की संख्या बढ़कर 55 मिलियन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 134% अधिक है। यानी कि अफ्रीका देशों में मधुमेह के मामलों की संख्या 134% अधिक है। अफ्रीका महाद्वीप में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों की दर मधुमेह के रोगियों में काफ़ी अधिक देखी गई है। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस के प्रमुख बिंदु देखते हैं। मधुमेह एक गैर संचारी रोग है। या तो यह तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या जब शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित एक पेप्टाइड हार्मोन है जो इससे सेलुलर ग्लूकोज तेज करने, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने तथा कोशिका विभाजन एवं विकास को बढ़ावा देकर सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इसे दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है मधुमेह और नंबर दूसरा है मतलब टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह। टाइप 1 जो होता है ये तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है, और टाइप 2 जो है यह मधुमेह का सामान्य प्रकार है। मधुमेह का भार जो है भारत में मधुमेह एक बढ़ती हुई चुनौती है, जिसकी अनुमानित 8.7% आबादी 20 और 70 के आयु वर्ग की है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन डायबिटीज़ एटलस ने वर्ष 2019 में भारत को शीर्ष 10 मधुमेह पीड़ितों में रखा है। अब देखते हैं वैश्विक स्तर पर क्या है। वैश्विक स्तर पर आज भारत में लगभग 6% आबादी अर्थात 420 मिलियन से अधिक लोग टाइप 1 टाइप 2 मधुमेह हैं, और यह एकमात्र प्रमुख गैर संचारी रोग है जिसका लोगों में कम होने के बजाय ज़्यादा होने का जोखिम बढ़ता रहता है। ये गंभीर कोविड-19 संक्रमणों के साथ जुड़ी अन्य प्रमुख बीमारियों के साथ उभरा है। वर्ष 2021 में अफ्रीका में अनुमानित 24 मिलियन लोग मधुमेह के साथ जी रहे हैं। अभी भी ऐसा हो रहा है। अब आता कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भीम जन धन योजना, ये क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भुगतान प्रणाली के आश्चर्यजनक तरीके एवं तीव्रता से भारत को सामाजिक और आर्थिक आधार पर डिजिटल रूप से विभाजित कर दिया गया है। भले ही यूपीआई वास्तव में डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण नवाचार है, फिर भी कई संस्थान और व्यवसाय इस भुगतान प्रणाली की जो विश्वास है उसको सुरक्षा को लेकर। प्रमुख बिंदु क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ये तत्काल भुगतान सेवा जो कि कैशलेस भुगतान को तीव्र और आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन संग्रहण सेवा का एक उन्नत संस्करण है। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से भुगतान करने की शक्ति प्रदान करती है। वर्तमान में यूपीआई नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस, तत्काल भुगतान सेवा, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, भारत बिल भुगतान प्रणाली आदि सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित प्रणालियों में से सबसे बड़ा है। आज के शीर्ष यूपीआई ऐप्स में फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे और अमेज़न पे और भीम ऐप शामिल हैं। वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया है।
अब इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं कि वर्ष 2020-21 में महामारी के दौरान यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई और कई देशों ने भारतीय अनुभव से सीखने में रुचि दिखाई ताकि वे भारतीय मॉडल का उपयोग कर सकें। एनपीसीआई ने आंकड़ों के अनुसार यूपीआई का उपयोग करके किए गए लेनदेन का मूल्य अक्टूबर 2021 में पहली बार एक महीने में $100 बिलियन को पार कर गया, जो भारत की सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली की स्थिति को मजबूत बनाता है। भारत का डिजिटल भुगतान उद्योग वर्ष 2025 तक 27% चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर से 2,153 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 7,092 ट्रिलियन रुपये होने की उम्मीद है। मर्चेंट भुगतान से मजबूत उपयोग, जनधन योजना सहित सरकारी नीतियां, व्यक्तिगत डेटा संरक्षित विधेयक के साथ साथ एमएसएमईएस की संख्या में वृद्धि और स्मार्टफोन के उच्च उपयोग के कारण ये वृद्धि होने की संभावना है। इसकी चुनौतियां क्या हैं? इसकी चुनौतियां ये हैं कि कोरोना वायरस महामारी के बीच वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में साइबर अपराध का खतरा बढ़ गया है। उदाहरण देखें तो सर्वस सॉफ्टवेयर और धोखाधड़ी के मामले, धोखाधड़ी संबंधी दावे, शुल्क वापसी, नकली खरीदार, खाते पदोन्नति का दुरुपयोग, खाता अधिग्रहण, पहचान की चोरी, कार्ड वितरण की चोरी आदि में ये मामले सामने देखने में आ रहे हैं। और आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ में इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध की जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।